एक घर से एक दिन एक लड़का गायब हो जाता है। उसके घर वाले जब देखते हैं, घर वाले में घर घर पे लड़का नहीं मिलता है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले परेशान होकर के सबसे पहले उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उसके दोस्तों से पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनके पास तो नहीं गया है। जब वहाँ से कुछ पता नहीं चलता है, तो फिर उसके बाद वो लोग रिश्तेदारों से पता करते हैं। जब रिश्तेदारों के पास से भी कोई खबर नहीं आती है, तब वो लोग मन बनाते हैं कि अब चलते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाए। अब वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, और जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस पुलिस का रवैया कैसा होता है सभी लोग जानते हैं। चूंकि ये आम परिवार था, गरीब परिवार था, इसलिए इनको भी ये लोग पुलिस वाले टालने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं, और उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। उनसे जब ये लोग इनके परिवार, इस लड़के के परिवार वाले जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो इनको वो पुलिस वाले एक दिन करके आगे, कल परसों करके ऐसे टालते टालते फिर एक दिन ये लोग जाते हैं, वहाँ धरना देते हैं। तब उसके बाद पुलिस वाले उनको ये बताते हैं कि आप अपने बेटे के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वह जो है अवैध शराब का धंधा करता है, और उसको कहीं न कहीं पुलिस ने पकड़ा होगा और किसी जेल में होगा। आप लोग चिंता मत करिए, 2-4 दिन में वो छूट करके आ जाएगा। फिर उसके घर वाले पूछते हैं, क्योंकि परेशान थे, उसके घर वाले पूछते हैं कि अच्छा ठीक है साहब, आप ये बता दीजिए कि वो किस जेल में है। तो वो लोग पुलिस वाले उनको यही बोलते हैं कि आप जाइए घर पर, और वह जिस भी जेल में होगा 2-4 दिन में छूट करके आ जाएगा वापस। अब घर वाले जाकर के निश्चिंत हो जाते हैं। जब घर पे उनसे कोई आकर पूछता है कि कहाँ गया है आपका बेटा, तो वो लोग यही कहते हैं कि किसी न किसी जेल में बंद होगा और वापस आ जाएगा। घर वालों को ये नहीं पता होता है कि उनके बेटे की हत्या हो गई है, और उनके बेटे उनके बेटे की हत्या हो गई है, और उसके शव को किसी दीवार में चुनवा दिया गया है, दफन कर दिया गया है। वो बिल्कुल निश्चिंत अपने घर पे थे और अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। आज के इस नए एपिसोड में आज की मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। गुजरात प्रांत के एक शहर, सूरत शहर की वहीं का एक थाना लगता है पांडेसरा। वहीं का एक इलाका है आशापुरी सोसाइटी, विभाग नंबर 3 और मकान नंबर 125। अब पुलिस की एक टीम उस सोसाइटी में पहुंचती है, और पुलिस की टीम में मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, वहाँ के एसीपी, और वहीं जो थाना पांडेसरा है वहाँ के एसएचओ, और एक पूरी पुलिस की टीम, और उनके साथ कुछ मजदूर भी रहते हैं। जब यह वहाँ आशापुरी सोसाइटी मकान नंबर 125 में पहुंचते हैं, तो इतने नंबर में पुलिस वालों को देख करके, इतनी भीड़ को देख करके वहाँ के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी बड़ी पुलिस और इतना बड़े लोग इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ जो है इस सोसाइटी में क्या कर रही है। और वो लोग मकान नंबर 125 ढूंढ रहे थे उसमें। तो कोई बताता है कि हाँ ये मकान नंबर 125 है। अब पुलिस की पूरी टीम वहाँ पहुँचती है, और वहाँ पहुँचने के बाद जो मजदूर थे साथ में उनके, उनसे पुलिस कहती है कि ये जो दीवार है इसकी खुदाई करना शुरू कीजिए। दरअसल उस मकान में, जहाँ वो मकान था, वहीं सीढ़ी बनी हुई थी, और सीढ़ी के नीचे एक दीवार चुनी गई थी। उस दीवार को तोड़ने की बात हो रही थी। अब मजदूर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और वो दीवार इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे लोहे से बनाई गई हो। उस दीवार को तोड़ने में करीब करीब 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं। खैर, दीवार टूटती है, और जैसे ही दीवार टूटती है उसके अंदर से एक बदबू आने लगती है। बदबू आने लगती है, जब बदबू आती है तो वहाँ जो जमघट लगा रहता है, वहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा थी। और जब पुलिस उसमें देखती है तो पता चलता है कि वहाँ एक लाश है, और लाश तो पूरी तरह से सड़ गई है। अब उसमें केवल और केवल उसकी हड्डियाँ बची हुई हैं। अब पुलिस वहाँ से उस हड्डियों को इकट्ठा करती है, और इसके बाद फॉरेंसिक टीम को दे दी जाती है उसको फॉरेंसिक टीम को दे दिया जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। उस घर में वो लाश कहाँ से आई? अगर किसी ने हत्या की तो वह किसकी हत्या थी, मतलब वह लाश किसकी है? अब इन बातों का पता करने के लिए पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, और जब पुलिस जांच शुरू करती है तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि वह जो मकान है वह किसी राजू बिहारी का है, जो किसी राजू बिहारी का है वह मकान, और वह
उसके ऊपर करीब करीब 30 मुकदमे पहले से हैं और वह अभी पैरोल पे बाहर आया है और उसके जबकि उसके पैरोल का टाइम समाप्त हो चुका है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहा है। अब कोर्ट जो है पुलिस को ये आदेश देती है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उसको जेल में प्रस्तुत करें। अब पुलिस राजू बिहारी की छानबीन शुरू कर देती है। जब पुलिस राजू बिहारी की पैरोल 2019 में हुई थी, अब पुलिस राजू बिहारी की छानबीन शुरू करती है। तो पुलिस खोजते खोजते लोगों से पता करती है तो पता चलता है कि राजू बिहारी का एक ठिकाना बिहार में भी है, वो बिहार में रहता है। पुलिस की एक टीम वहां भी जाती है, राजू बिहारी कहीं भी नहीं मिलता है। पुलिस हर जगह से निराश होकर के लौटती है। फिर एक दिन यानी 5 नवंबर 2020 को पुलिस के एक मुखबिर का फोन आता है कि आप उस घर में जाइए, आपको वहां कुछ न कुछ मिलेगा। और उस फोन कॉल पे पुलिस की एक टीम जाती है, उस घर पे छापा मारती है और उस घर में वह एक शख्स मिलता है। और जब उस शख्स को पकड़ती है पुलिस और जब उससे पूछताछ शुरू करती है, तब वो अपना नाम बताता है कि हाँ, मेरा नाम राजू बिहारी है और मैं यहाँ वहाँ कहीं छुपता फिरा हूँ, मेरी पैरोल खत्म हो गई। अब पुलिस उससे पूछती है कि ये जो लाश है वह लाश किसकी है। तब राजू बिहारी एक कहानी सुनाता है और बताता है कि यह जो लाश है यह एक कुशीनगर का लड़का है जिसका नाम रहता है शिवम उर्फ किशन चौहान, जिसकी उम्र करीब करीब 20-22 साल की होती है। वो बताता है कि यह मेरा दोस्त है और मेरे ऊपर जो 30 मुकदमे लगे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से ही वो मुकदमे मेरे ऊपर लगे हैं, क्योंकि जब हर बार मैं पकड़ा जाता था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ होता था और मैं इससे परेशान हो चुका था। तब मैंने सोचा, मैंने प्लान बनाया कि अब इसे जो है कैसे रास्ते से हटाया जाए। उसी प्लान के मुताबिक वो सब जो है एक साजिश रचते हैं और राजू बिहारी अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, खाने पीने की पार्टी, और उसमें कई दोस्तों को बुलाता है और उसी में उसको भी उस लड़के को बुलाता है जिसका नाम किशन चौहान रहता है, शिवम उर्फ किशन चौहान रहता है। अब सभी लोग आते हैं उस पार्टी में और उस पार्टी में खूब खाना पीना होता है, दारू चलती है और उसके बाद जब सारी पार्टी समाप्त हो जाती है तब उसके बाद जो है ये राजू बिहारी उसका गला दबाता है और गला दबा करके हत्या कर देता है। अब जब उसकी हत्या कर देता है तो अब ये सोचता है कि इसकी लाश को कहाँ बहाएंगे, कहाँ इसकी लाश को दफनाएंगे। अगर इसकी कॉलोनी से, इस सोसाइटी से बाहर लेके जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये लाश किसकी है, लोग हल्ला कर देंगे, हो सकता है पुलिस केस हो जाए और मुझे जेल जाना पड़े। तब वह सोचता है कि इसकी लाश को क्यों नहीं सीढ़ी के पीछे दीवार लगाकर, दीवार चुनवा करके उसमें बंद कर दिया जाए। अब वह इस प्लान को अंजाम देता है और उसके लिए ईंट मंगाता है, सीमेंट मंगाता है, मजदूर मंगाता है और उसकी लाश कुर्सी में छुपा करके सीढ़ी के नीचे, देखते अक्सर सीढ़ी के नीचे जगह होती है सभी के घरों में, और वो उसी में उस लाश को दबा करके दीवार चुनवा देता है और निश्चिंत हो जाता है कि अब इसकी लाश कभी भी पुलिस को नहीं मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि हत्यारा या कातिल कितनी भी कोशिश कर ले, कभी न कभी पकड़ा जाता है। और उसी के तहत ये बात है 2016 की, जब इसकी हत्या की गई थी और फिर भी पुलिस कैसे न कैसे करके कातिल को पकड़ ही लेती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो कुछ उसके दोस्त थे राजू बिहारी के, उन लोगों ने पुलिस को खबर दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप वहां जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। और पुलिस जाती है और पुलिस को राजू बिहारी मिलता है। अब पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करती है, राजू बिहारी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है। मुकदमा लगाने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। और उधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा केस हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है कि जिसमें हत्या करके लाश को दीवार में चुनवा दिया जाए। यह भी हमारे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी, सोचने की बात थी कि कातिल बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनाने का मकसद हमारा किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगली कहानी जानने के लिए बने रहिए क्राइम इंडिया के साथ।
हम लोग अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।